है दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दी मार्टिना। ये मूवी एक ऐसे एस्ट्रोनॉट पर बेस्ड है जो मार्स मिशन के दौरान मार्स पर ही अकेला छूट जाता है। तो हमें यही देखना होगा कि ये आदमी वापस पृथ्वी पर जिंदा वापस आता है या फिर मार्स पर ही कहीं गुम हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मार्स की सतह पर नासा के कुछ साइंटिस्ट दिखाई देते हैं जो मार्स पर जीवन की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स मार्स की मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं तभी इमरजेंसी अलार्म होने लगता है और उन्हें पता चलता है कि एक तूफान तेजी से उनके तरफ बढ़ रहा है। हेड ऑफिस से भी उन्हें वापस स्पेसशिप में आने के लिए कई बार ऑर्डर मिल चुके हैं। यहीं पर नासा के साइंटिस्टों को भी पता चल जाता है कि तूफान 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेसशिप की ओर बढ़ता जा रहा है। सारे साइंटिस्ट अपनी स्पेसशिप में आ जाते हैं। वहीं एक साइंटिस्ट जिसका नाम मार्क वॉटनी है वो तूफान में ही फंस जाते हैं और उनसे एक एंटीना टकराता है जिस वजह से वो बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं और तूफान इतना तेज था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी साइंटिस्टों ने मार्क से संपर्क बनाने की बहुत कोशिश की पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया, जिस वजह से सभी को लगने लगा था कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वो मार्क को लिए बिना ही अपनी स्पेसशिप के द्वारा मार्स की सतह से बाहर पहुंच जाते हैं और पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। पर क्रू मेंबर्स अभी भी मार्क के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नासा के डायरेक्टर मिशन रद्द होने की खबर न्यूज में दे देते हैं और ये भी बताते हैं कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर वहीं हम मार्स पर देखते हैं कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है और उनके पेट में एक रॉड गड़ी हुई है, जिस वजह से मार्क को बहुत दर्द हो रहा है। पर वो जैसे तैसे खड़े होकर अपने स्पेसशिप में आ जाते हैं और तड़पते हुए जैसे तैसे अपनी रॉड को निकालकर सर्जरी करने लगते हैं, क्योंकि रॉड का एक टुकड़ा उनके शरीर में ही रह गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क को रॉड लगने की वजह से उनके स्पेस सूट में छेद हो गया और उनका खून भी आने लगा था, जिस वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया और बाकी सारे क्रू मेंबर्स उनसे संपर्क नहीं कर पाए। वो नासा से संपर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था और उन्हें ये भी पता था कि वो जिस शेल्टर में रह रहे हैं वो सिर्फ 31 दिन तक ही चल पाएगा, उसके बाद नहीं। अब उन्हें ये भी पता है कि उनकी अब कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जितने क्रू मेंबर्स है वो यहाँ से जा चुके हैं और नासा का अगला मार्स प्रोग्राम आज से 4 साल बाद होने वाला है। मार्क के पास अब खाना भी ज्यादा नहीं बचा था। वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि तूफान अभी भी नहीं थमा है। वो 2 दिन तक शेल्टर में ही घूमता रहता है और अपने दोस्तों को याद करता रहता है और उन सभी को देखते हुए मार्क के मन में अब जीने की आशा जाग गई थी। मार्क अब जीने की राह पर निकल पड़ा और वो अपने खाने का हिसाब लगाने लगता है। वहीं उसे एक बॉक्स में कुछ आलू दिखाई देते हैं। जैसे मार्क अपने रहने के लिए व्यवस्था तो कर लेता है और जैसे कि मार्क बॉटनी फील्ड से बिलोंग करता है इसलिए मार्क अब खेती करने का डिसीजन लेता है। वो खेती करने के लिए एक डोम बनाता है और उसमें कई सारी मिट्टी लाकर इकट्ठा कर लेता है। पर उसके पास अभी भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो पानी कहाँ से लाए, क्योंकि बिना पानी के खेती नहीं हो सकती। पर मार्क को पता है कि पानी को कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए वो नाइट्रोजन को जलाकर उसमें से हाइड्रोजन निकाल लेता है और ऑक्सीजन को मिलाकर उससे पानी बनाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर पहली दफा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसने अपने मुंह से निकलने वाली ऑक्सीजन का हिसाब नहीं लगाया था, जिस वजह से ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, इसके कारण ब्लास्ट हो गया। पर मार्क हार नहीं मानता। वो दूसरी बार फिर से कोशिश करता है और वो इस बार पानी बना लेता है। इसी तरह मार्क कई दिनों तक मशक्कत करता रहता है। कुछ दिनों बाद पौधे उगने लगते हैं। इसे देखकर मार्क बहुत खुश हो जाता है। वहीं पृथ्वी पर नासा के डायरेक्टर्स मार्क की मौत का फाइनल अनाउंसमेंट कर देते हैं और उसका फ्यूनरल भी हो जाता है। पर कुछ साइंटिस्ट मार्स के अगले मिशन के लिए सैटेलाइट के जरिए वहाँ की फोटो खींचने लगते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एरिस 3 के प्रोग्राम के समय का सामान अभी अपनी जगह पर नहीं है, जिसका मतलब यही है कि उसे किसी ने हटाया है और मार्स पर अभी सिर्फ मार्क ही हो सकता है। पर नासा की टीम को अभी भी कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि वो मार्क ही है। और नासा के पास एक बड़ी समस्या भी आ जाती है कि अगर वो मार्क होता है और उसे वापस लाने के लिए कोई मिशन किया जाए तो वो पब्लिक को क्या जवाब देंगे, इसलिए वो ये बात किसी को भी नहीं बताते और बाकी क्रू मेंबर्स से भी छुपा के रखते हैं। मार्क भी अपना कैलकुलेशन करने लगता है और उसे पता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद होने वाला है और वो जब तक जीने की आस नहीं छोड़ सकता। और मार्क को ये भी पता है कि नासा का अगला मिशन एरिस 4 यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर होने वाला है। पर मार्क के पास 2 ही रोवर है जो कि एक समय में 35 किलोमीटर ही चल सकते हैं और 35 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें 11 घंटे तक चार्ज करना पड़ता है। मार्क रोवर की मदद से मार्स के चक्कर लगाने लगता है। पर रात के समय मार्स पर इतनी ठंड होती है कि उसे हीटर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। पर हीटर की वजह से रोवर की बैटरी दुगनी तेजी से घटने लगती है और मार्क जानता था अगर इसी तरह बैटरी उतरती रही तो मैं कभी भी समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए वो रेडियोस्टोपिक थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर को मार्स की सतह से खोद कर निकालने लगता है। वैसे एरिस 3 के मिशन के दौरान क्रू मेंबर्स ने इसे यहाँ पर गाड़ दिया था क्योंकि ये किसी भी चलते फिरते बॉम्ब से कम नहीं। पर मार्क उसे निकाल कर अपने रोवर में रख लेता है और उसे अब हीटर नहीं चलाना पड़ेगा, जिससे वो जल्दी सफर पूरा कर पाएगा। वहीं नासा भी मार्क के पास खाना और जरूरतमंद सामान पहुंचाने की तैयारी करने लगता है, पर उनके पास समय कम होता है, इसलिए डायरेक्टर उन्हें ओवरटाइम करके जल्दी स्पेसशिप बनाने को कहता है। सोल 79 मार्क के लगाए गए आलू अब अच्छे से उग जाते हैं। वो बड़े बड़े आलू को निकाल लेता है और छोटे आलू को वापस उगने के लिए गाड़ देता है, क्योंकि वो जानता है इतने आलू से वो ज्यादा दिन नहीं जिंदा रह पाएगा। उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और अभी तक नासा से भी कोई संपर्क नहीं हुआ था, इसलिए वो मार्स पर एक अनजान जगह पर जाने लगता है। यहाँ पर मार्क एक पाथफाइंडर ढूंढ लेता है जो 1997 के मार्स मिशन के दौरान
यहाँ पर बैटरी खराब होने की वजह से उसे यहीं छोड़ दिया गया था। पर ये पाथफाइंडर सिर्फ फोटोग्राफिक पाथफाइंडर है, ये सिर्फ तस्वीरें ले सकता है। पर मार्ट उसे बाहर निकाल लेता है और उसे रिपेयर करने लगता है। यहाँ नासा के लोग भी सलसल मार्ट पर नजर रखे हुए हैं। वहीं डायरेक्टर देखते हैं कि वो अनजान जगह पर घूम रहा है। डायरेक्टर को पहले तो समझ नहीं आता कि ये उल्टी तरफ क्यों घूम रहा है, पर थोड़े समय बाद डायरेक्टर समझ जाते हैं कि मार्क को पाथफाइंडर का पता चल गया है। इसलिए डायरेक्टर तुरंत फ्लाइट पकड़कर कैलिफोर्निया के JPL लैब में आ जाते हैं, क्योंकि स्पेसशिप यहीं बनाई जा रही है और पाथफाइंडर का 1997 का मॉडल भी यहीं पर रखा हुआ है। वो उस मॉडल को वापस निकला लेते हैं और उसे चालू करवाते हैं। यहाँ मार्ट भी अपने पाथफाइंडर को सुधार लेता है। अब वो नासा से बात करने के लिए 3 व्हाइट बोर्ड ले आता है, जिस पर लिखा होता है क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है, और एक तरफ हाँ और एक तरफ ना लिख देता है। डायरेक्टर मार्ट से संपर्क नहीं कर सकते, इसलिए वो पाथफाइंडर की मदद से इशारों में बताने लगते हैं कि हमें तुम्हारा सिग्नल मिल रहा है। ये जानकर मार्ट बहुत खुश हो जाता है, पर इसमें भी एक समस्या है कि हर सवाल का जवाब आने में 32 मिनट का वक्त लगता है। इसलिए मार्ट एक और सोल्यूशन निकालता है, वो कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगता है। वो सारे कोड लैंग्वेजेस को वहाँ पर जमा लेता है, जिस वजह से बात करने में आसानी हो जाए। यहाँ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट भी अपनी तैयारी करने लगते हैं और उन लोगों में धीरे धीरे बातें शुरू हो जाती है। यहाँ पर नासा के लोग मार्क को रोवर की रिप्रोग्रामिंग करने को कहते हैं, जिसकी वजह से वो टेक्स्ट में बात कर सके। मार्क रोवर की प्रोग्रामिंग चेंज कर देता है, जिस वजह से उनका सैटेलाइट संपर्क बन जाता है। इसके बाद वो मैसेजेस में बात करने लगते हैं। नासा मार्ट को बताता है कि तुम धैर्य रखो, हम तुम्हारे पास खाना पहुंचा रहे हैं। वैसे ये बात पूरी दुनिया लाइव देख रही होती है। यहाँ पर नासा का एक मेंबर क्रू को मार्क के जिंदा होने की खबर दे देता है। ये खबर सुनकर कैप्टन क्रू बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि मार्ट उनकी जवाबदारी थी। यहाँ मार्ट भी दिन रात अपने काम को अंजाम देने लगता है और रात के समय मार्ट अपने हैब में जा रहा होता है, तभी वहाँ एक लीकेज होने लगता है, जिस वजह से इंटरनल प्रेशर चेंज हो जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से हैब तबाह हो जाता है। ब्लास्ट इतना भयानक होता है कि मार्ट की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो नई फसल भी नहीं उगा सकता, क्योंकि अब उसके बैक्टीरिया सारे मारे गए हैं। मार्ट थोड़ा मायूस हो जाता है और वो अपने क्रू मेंबर्स को सारी बातें बता देता है। क्रू मेंबर्स मार्क को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। मार्क भी अपने आलू का कैलकुलेशन करने लगता है, क्योंकि अब मार्क के पास बहुत कम आलू बचे हैं। अब मार्क दिन में 3 बार खाना खाने की बजाय एक बार ही खाने लगता है। यहाँ नासा में एक रिच नाम का एस्ट्रोडायनामिक साइंटिस्ट होता है, जो अपना कैलकुलेशन लगाता है और उसे पता चलता है कि मार्स का मिशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं इससे वो मार्स पर कभी भी खाना नहीं पहुंचा पाएंगे। पर उसकी कैलकुलेशन को अभी सुपर कंप्यूटर ने पास नहीं किया था, इसलिए वो किसी को नहीं बताता। अब प्रोब तैयार हो जाता है और उसे लॉन्च कर दिया जाता है, पर लॉन्च के 30 सेकंड के बाद ही वार्निंग सिग्नल आने लगते हैं और बदकिस्मती से कुछ क्षणों के अंदर ही वो ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि नासा ने बहुत जल्दी में प्रोब को बनाया था और उसकी टेस्टिंग भी पूरी नहीं की। और नासा ने खाने के बजाय कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया था और प्रोब की बराबर टेस्टिंग नहीं हुई थी, इसलिए वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगता है और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से सारे प्रोटीन कैप्सूल पिघल जाते हैं और यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद मार्क की डायरेक्टर से बात होती है। मार्क डायरेक्टर से एक फेवर मांगता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मर जाऊँ तो मेरे बूढ़े माँ बाप को दिलासा देना और उन्हें ये भी बताना कि मेरे मौत के पीछे एक बहुत अच्छा मकसद है। मैं जानता हूँ कि बूढ़े माँ बाप से उसके बच्चे की मौत के बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी तुम ये काम कर देना। जब नासा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, यहाँ पर चाइना नासा की तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है और रिच की कैलकुलेशन को नासा का सुपर कंप्यूटर भी मंजूरी दे देता है। वो सभी डायरेक्टर को आकर अपना प्लान बताने लगता है। दरअसल रिच का कहना है कि आप जो तरकीब यूज कर रहे हैं उससे कभी मार्स पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि हमारे पास समय कम है और वहां तक हम इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वो सलाह देता है कि होमीज को पृथ्वी की सतह में घुसने नहीं दिया जाए और उसे पृथ्वी के बाहर से ही मोड़कर वापस मार्स की तरफ भेज दिया जाए। पर मार्स मिशन के डायरेक्टर इस बात की मंजूरी नहीं देते, क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉट के पीछे 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। मार्ट जिस काम के लिए पृथ्वी से मार्स पर आया था वो अपने काम को अंजाम देने लगता है और अपना मिशन पूरा करने लगता है। वो सारे सैंपल कलेक्ट कर उस पर टेस्टिंग कर लेता है, जिससे मार्स मिशन कंप्लीट हो जाता है। इस बात से नासा बहुत खुश हो जाता है, पर मार्ट अभी भी मार्स पर ही फंसा हुआ है। इसलिए रिच अपने तरीकों से क्रू मेंबर्स को मार्ट को बचाने के लिए तरकीब बता देता है और क्रू मेंबर्स में डिसाइड होता है कि वो नासा को बिना बताए इस मिशन को अंजाम देंगे, क्योंकि नासा इस मिशन के लिए कभी राजी नहीं होगा और वो अपने स्पेसशिप को पृथ्वी के बजाय मार्स की तरफ घुमाने लगते हैं, जिस वजह से नासा को भी पता चल जाता है और वो खाना पहुंचाने की तैयारी करने लगता है। सारे क्रू मेंबर्स भी अपनी अपनी फैमिली को बता देते हैं कि मार्स मिशन को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। यहाँ नासा भी स्पेसशिप लॉन्च कर देता है। कुछ समय बाद होमीज को खाने का बंकर मिल जाता है और वो मार्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सोल 461 मार्क एरिस 4 की तरफ बढ़ने लगता है और अपने बंकर को वहीं छोड़कर रोवर की मदद से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि मार्क को वहां पर पहुंचने के लिए अभी 50 दिनों का वक्त लगने वाला है। मार्क रात भर उस रोवर को चलाता है और दिन भर उसकी बैटरी को चार्ज करता रहता है। यहाँ पर नासा के पास एक समस्या और है, क्योंकि होमीज के पास इतना ईंधन नहीं होता कि वो मार्स की सतह पर उतरकर मार्स से वापस आ सके, इसलिए उन्हें मार्क को मार्स से बाहर लाना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्क के पास अब इतने उपकरण नहीं है। जिस वजह से नासा मार्क को सलाह देता है कि तुम स्पेसशिप को खोखला बनाओ और उसमें से पूरा सामान निकाल दो, पर उसमें एक समस्या और है कि इसे कंट्रोल रूम
होमिस की तरफ से किया जाएगा और ये दुनिया का पहला ऐसा स्पेसशिप होगा जिसे रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा। और वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम स्पेसशिप के सारे खिड़की दरवाजे निकालकर उसे एक चादर से ढक दो, जिस वजह से उस स्पेसशिप का भार कम हो जाएगा और तुम तेजी से होमिस की तरफ आ पाओगे। मार्ट अपने हैप को तैयार करने लगता है और सारा सामान बाहर फेंक देता है और स्पेसशिप को एक कपड़े की मदद से ढक लेता है। अब सोल 561 मार्ट अपने लॉन्च की तैयारी पर है। पूरी दुनिया नासा और मार्क पर नजर रखे हुए क्योंकि वो सब यही जानना चाहते हैं कि मार्क वापस आ पाएगा या नहीं। यहाँ पूरी तैयारी के साथ रॉकेट स्टार्ट होकर टेक ऑफ कर लेता है। मार्ट बहुत घबरा रहा है क्योंकि उसकी स्पेसशिप को दुगनी तेजी से मार्स की सतह से बाहर निकलना होगा और वो अगले 12 मिनट तक किसी के संपर्क में भी नहीं आ सकता है और इतनी तेज रफ्तार के कारण मार्स बेहोश हो जाता है। पूरी दुनिया भी असमंजस के साथ नासा के साथ लाइव पर बनी हुई है, पर मार्ट की रफ्तार एक ट्रेन से भी तेज है, इसलिए यहाँ पर एक समस्या आ जाती है क्योंकि अगर मार्ट इतनी ही तेजी से चलता रहा तो होमिस कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इतने में मार्ट को होश आ जाता है और क्रूज अपना संपर्क बना लेते हैं। मार्ट सुझाव देता है कि मैं अपने सूट में छेद कर लूंगा और एक आयरन मैन की तरह आपके पास आ जाऊंगा, पर क्रू मेंबर्स ये नहीं मानते क्योंकि वो अपनी रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो एक बॉम्ब बना लेते हैं और अपने एक एरिया को तबाह कर देते हैं। क्रूज एक बॉम्ब बना लेते हैं और अपने एक एरिया को तबाह कर लेते हैं, जिस वजह से स्पेसशिप का वजन कम हो जाता है और उनकी स्पेसशिप भी अब तेजी से चलने लगती है। क्रू कैप्टन भी तैयारी कर लेती है, वो मार्ट को लेने के लिए स्पेस में बाहर आ जाती है। वो कई दूर तक आने के बाद भी मार्ट तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि मार्ट से उनकी दूरी 312 किलोमीटर है, जिस वजह से मार्ट अपने सूट में छेद कर लेता है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए वो क्रू कैप्टन के हाथ नहीं आता और वहां से थोड़ा आगे निकल जाता है। पर इत्तेफाक से वो रस्सी पकड़ लेता है और मार्ट की तेज रफ्तार की वजह से वो अपने आप ही रस्सी में फंसता चला जाता है। क्रू उस रस्सी को खींचकर मार्ट को अपनी स्पेसशिप के अंदर ले आते हैं। पूरी दुनिया में अब खुशी का उछाल आने लगता है। नासा में भी अब जश्न का माहौल बनने लगता है क्योंकि अब मार्ट पृथ्वी पर सही सलामत वापस आ सकेगा। कुछ समय बीतने के बाद मार्क अब पृथ्वी पर वापस आ चुका है और वो पृथ्वी पर वापस आकर नासा में नए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने लगता है और वो सभी को ट्रेनिंग देने लगता है कि कम से कम सुविधा के साथ हम किसी नए ग्रह पर कैसे सरवाइव कर सकेंगे। इसी के साथ हमारी मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको इसी तरह की अच्छी मूवी का एक्सप्लेनेशन मिलता रहे।